हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के सैम्पल पेपर के सेक्शन ई को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सैम्पल पेपर का लास्ट सेक्शन भी है। अब देखो, इससे पहले हमने क्या किया है, तो इससे पहले हमारी प्रीवियस क्लासेस रही हैं, उसके अंदर हमने सैम्पल पेपर के सेक्शन ए को, सेक्शन बी को एंड सेक्शन डी को बहुत ही अच्छे से इन डिटेल हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन ई में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखो, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है 27 का ए क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन में बोला गया आपका एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ एनी 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट इंडिया विटनेस्ड बिटवीन पीरियड्स 1989 टू 1999, यानी कि एक टाइम पीरियड आपको यहां पर मेंशन है। ठीक है ना, टाइम पीरियड आपका मेंशन है 1989 से 1999 का। तो 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि इंडिया में आपको इस टाइम पीरियड के बीच में देखने को मिलते हैं, आपको क्या करने यहाँ पर बताने हैं। देखो, तो पहला हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1989। यानी कि देखो, सबसे पहला जो मोस्ट इस पीरियड का आपको ना क्रूशियल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो क्या होता है आपका कि 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी क्या होती है, आपकी हार जाती है। द पार्टी दैट हैड वोन एज मैनी एज 415 सीट्स इन द लोकसभा इन 1984 वाज रिड्यूस्ड टू ओनली 197 इन दिस इलेक्शन। अब देखो, बात करो 1984 में जब राजीव गांधी आए थे, तो ये अब तक के ना मतलब सबसे हाईएस्ट सीट्स कांग्रेस पार्टी ने या किसी भी पार्टी ने इंडिया के अंदर जीती थी, है ना। 415 सीट्स क्या करते हैं, अकेले कांग्रेस पार्टी जीत करके आती है। कितना? 415 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिलता है आपका 1984 के लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन 5 साल के बाद ये पार्टी 450 से गिर के कहां पर आ जाती है, 197 पर सिर्फ। The Congress improved its performance and came back to power soon after the midterm election in 1991। लेकिन फिर से क्या होता है आपका 1991 में मिड टर्म इलेक्शन होता है। तो मिड टर्म इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करती है, अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव करती है और वो मिली अच्छे पावर में आती है। बट द इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क्ड द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। लेकिन 1989 में एक मार्क होता है जब सो कॉल्ड हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा करते थे कि कांग्रेस पूरा का पूरा सिस्टम है देश में, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका एंड हो जाता है। सेकंड देखो, हम लोग बात करेंगे, सेकंड डेवलपमेंट वाज द राइज ऑफ मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स। देखो, जो दूसरा इशू होता है आपका वो मंडल इशू, जो दूसरे हम लोग ना डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका है मंडल इशू, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या करता है, आपका राइज होता है। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990। और जो फैसला किसके द्वारा लिया गया था आपका, तो जो न्यू आपकी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी आपकी 1990 में, to implement the commendation of the Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for other backward classes। मतलब सिंपली बोल रहे थे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं आपके, स्पेशली जब आप बात करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो वहाँ पर ना मिली जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की यहाँ पर बात की गई थी। दिस लेड टू वायलेंट, और इसी से ना वायलेंट आपको देखने को मिलता है एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड जो एंटी मंडल प्रोटेस्ट आपको कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छा तीसरा हम लोग बात करेंगे क्या है आपका, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय वेरियस गवर्नमेंट्स टुक अ रेडिकली डिफरेंट टर्न। अब देखो, होता है क्या ना कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी होती है, जो वेरियस गवर्नमेंट क्या करती है, इसको रेडिकली डिफरेंट टर्न देते हैं। This is known as the initiation of the structural adjustment program or the new economic reforms। अब देखो, मेनली हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि आपका 1991 में फर्स्ट टाइम में विजिबल होता है। लेकिन इसको स्टार्ट किया गया था आपका राजीव गांधी के ही द्वारा, लेकिन चेंजेस आपको देखने को मिलते जो विजिबली
वो 1991 से आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड रेडिकली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड इंडियन इकोनॉमी के क्या करते हैं, डायरेक्शन को पूरी तरीके से चेंज करके रख देते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये तीन आपके क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखो इन तीन पॉइंट्स के अलावा ना हम लोग कुछ और क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। इन तीन पॉइंट्स के अलावा कुछ और अगर हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करें, देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, अ नंबर ऑफ इवेंट्स culminated in the wake of the demolition of the disputed structures Ayodhya known as बाबरी मस्जिद in December 1992। अब देखो नंबर ऑफ इवेंट्स आपके कल्मिनेटेड होते हैं जब आपके ना बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया जाता है आपका दिसंबर 1992 में। दिस इवेंट सिंबलाइज्ड एंड ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। और ये इवेंट क्या करता है, आपको सिंबलाइज करता है, ट्रिगर्ड करता है इंडियन कंट्री में ना इंडियन पॉलिटिक्स में ना बहुत सारे चेंजेस ही लेकर के आते हैं। एंड इंटेंसिफाइड डिबेट्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। और कहीं ना सवाल भी उठती है इंडिया के नेशनलिज्म के ऊपर एंड सेकुलरिज्म के ऊपर। चलो फिफ्थ आपका पॉइंट है द assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 led to a change in leadership of the Congress Party। and 1991 में ही क्या होता है, 1991 में ही आपको देखने को मिलता है ना कि assassination होता है आपका, राजीव गांधी का हत्या करवा दिया जाता है आपका, जिससे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में ना बदलाव आपको देखने को मिलता है। He was assassinated by श्रीलंकन Tamil linked to Litte when he was on an election campaign tour in तमिलनाडु। जब वो ना तमिलनाडु में क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन टूर पर होते हैं, तो श्रीलंका के तमिल लिंक जो कि लिट्टे आप LTT आपके लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोलते हैं, वही लोग क्या करते हैं, राजीव गांधी को मार देते हैं। इन द इलेक्शन ऑफ 1991 कांग्रेस इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और इसी में क्या होता है आपका, जब 1991 में आपके इलेक्शंस होते हैं तो राजीव गांधी आपके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्या होते हैं, आपके इमर्ज होते हैं। फॉलोइंग राजीव गांधी डेथ एंड राजीव गांधी के डेथ के बाद ही क्या होता है, पार्टी क्या करती है, नरसिम्हा राव को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाती है। ठीक है, तो 5 पॉइंट से आप किसी भी 3 पॉइंट को अपने आंसर में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे देखो बात करेंगे क्वेश्चन 27 में बी के बारे में। इसमें देखो क्वेश्चन बोला गया आपका, The elections of 1989 mark the end of the Congress system and rise of the coalition era. Support the statement with any 3 arguments। है ना, सिंपल क्वेश्चन आपका है। देखो 1989 का जो इलेक्शन होता है ना, कांग्रेस सिस्टम के एंड को क्या करता है, मार्क करता है। एंड यहीं से आपको कोलिजन यानी कि गठबंधन की सरकार की जो परंपरा है या गठबंधन की सरकार बननी, यहीं से आपके क्या होती है, इंडिया के अंदर स्टार्ट होती है। तो इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है और आपको इसके बारे में कोई 3 आर्गुमेंट्स भी क्या करने हैं, देने हैं। चलो देखो पहला पॉइंट क्या होगा आपका, तो इन 1989 इलेक्शन द पार्टी हैड वोन ओनली 197 सीट्स। है ना, पार्टी ने क्या किया, सिर्फ 197 सीट्स ही जीता, विच वॉज वेरी लो इन कंपैरिजन टू 1984 इलेक्शन वेयर द पार्टी वोन 415 सीट्स। और ये बहुत ही कम सीट था आपका जब ना आप इसको कंपेयर करते हो 1984 के इलेक्शन से, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 415 सीट्स को जीते थे। कांग्रेस बूस्ट अप इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन कांग्रेस फिर क्या करती है, अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है और फाइनली वो कमबैक करती है, आपके 1991 में पावर में आती है आफ्टर राजीव गांधी असैसिनेशन। बट द इलेक्शन ऑफ 1989, लेकिन जो 1989 का आपका इलेक्शन होता है वो मार्क करता है आपका एंड का जो कांग्रेस सिस्टम जिसको सो कॉल्ड आपका बोला जा रहा था। कांग्रेस रिमेन्ड एज मेजर पार्टी, और कांग्रेस अभी भी क्या करती है, आपकी मेजर पार्टी रहती है। बट इट लॉस्ट इट्स डोमिनेंस, लेकिन उसका जो डोमिनेंस एक होता है वो अपने डोमिनेंस को क्या करती है, लॉस कर जाती है, जो कि वो पहले पार्टी में देखने को मिलता था। चलो सेकेंड पॉइंट आपका, विद द इलेक्शंस ऑफ 1989। अब देखो 1989 का जो इलेक्शन होता है आपका, A long phase of coalition politics began in India। और एक coalition politics इंडिया में क्या होता है आपका, बिगेन होता है। Since then there have been 11 गवर्नमेंट एट द सेंटर। और उसके बाद से आपको ने 11 सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार अलग अलग देखने को मिली है।
all of which have either have been coalition government और माइनॉरिटी गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय अदर पार्टी। तो जो 11 जो अलग अलग आपको गवर्नमेंट देखने को मिली वो सभी गवर्नमेंट कैसी आपकी है, तो इधर वो कोलिजन गवर्नमेंट है या फिर वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जिसको दूसरी पार्टी ने क्या किया है, सपोर्ट किया है। विच डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट, जिन्होंने देखो सपोर्ट तो किया लेकिन सरकार में उन्होंने क्या किया है, सरकार को ज्वाइन नहीं किया है। तीसरा हमारा बोला गया इन दिस न्यू फेज एनी गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड ओनली विद द पार्टीशन ऑफ सपोर्ट ऑफ मैनी रीजनल पार्टीज। और जब न्यू फेज की हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी फॉर्म होती है तभी जब पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है या फिर सपोर्ट आपको देखने को मिलता है बहुत सारे रीजनल पार्टीज का। चलो आगे हम लोग बात करेंगे इसी में पॉइंट नंबर 4 में। देखो पॉइंट 4 में बोला गया आपका दिस अप्लाइड टू द नेशनल फ्रंट इन 1989, द यूनाइटेड फ्रंट इन 1996 एंड 1997, the NDA in 1997, the BJP-led coalition in 1998, the NDA in 1999, the UPA in 2004 and 9. However, this trend changed in 2014. लेकिन देखो होता क्या है आपका ना, तो ये जो आपका कोलिजन का जो ट्रेंड आपका है ये देखने को मिलता है आपको 1999 में एज आपको लेफ्ट है ना, एज आपको नेशनल फ्रंट है 1996 में, और आपका 1997 में आपको एज यूनाइटेड फ्रंट देखने को मिलता है। 1997 में आपको एनडीए जिसको बीजेपी आपकी लीड करती है, कोलिजन गवर्नमेंट आपके 1998 में, एनडीए फिर से आपके 1999 में आएगी, यूपी आपके 2004 एंड 2009 में। हालांकि जो ट्रेंड आपका है ये ट्रेंड क्या हो चुका है आपका 2014 में खत्म हो चुका था, लेकिन जब करेंटली हम लोग बात करेंगे 2024 में ये ट्रेंड आपका फिर से आ चुका है, यानी कि अब जो सरकार है वो एनडीए की है। यानी कि जब बात करेंगे कि सर इसका मतलब क्या है ना कि जब एनडीए की सरकार हम लोग बता रहे हैं तो क्या 2014 में जो सरकार आपकी बनी थी, जो सरकार आपकी 2014 से लेकर के आपकी 2019 तक थी, क्या वो एनडीए की सरकार नहीं थी? तो बिल्कुल वो सरकार भी किसकी थी, आपकी एनडीए की ही थी। और जो सरकार आपकी बनी थी 2019 से लेकर के आपके 2024 तक, वो सरकार भी किसकी थी, आपकी एनडीए की ही थी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट समझेंगे, जब एनडीए क्या है आपका, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके अंदर में क्या होता है ना, बीजेपी प्लस अदर पार्टीज, मतलब बीजेपी और उनके जो सपोर्टिंग पार्टीज होते हैं ना, उनका क्या है, ये अलायंस एक तरह से है। लेकिन जब बात करेंगे 2014 में जो इलेक्शन हुआ था आपका ना, सरकार इसमें एनडीए की ही बनी थी, लेकिन बीजेपी को अकेले क्या मिला, बीजेपी जो पार्टी थी ना, ये पार्टी अकेले मेजॉरिटी सीट जीत करके आई थी। मतलब ये पार्टी अगर इनका जो भी क्या है ना कोलिजन है, या इनका जो भी दूसरी छोटी मोटी पार्टीज हैं, अगर वो चली भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फुल मेजॉरिटी में आपके थे, सेम 2014 के अंदर भी और सेम आपके 2019 के अंदर भी। लेकिन जब आपका आया बारी 2024 का, तो बीजेपी आपकी मेजॉरिटी में, बीजेपी जो सिंगल पार्टी आपकी मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, जिस कारण से इसको सरकार बनाने के लिए मजबूरी में क्या करा, मजबूरी में तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑफकोर्स उन्हीं के अलायंस है, लेकिन एक सिंपल क्या है ना, सरकार ये तभी बना पाएंगे जब अदर पार्टीज इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन 2014 में 19 में ऐसा नहीं था, अगर जो रीजनल पार्टीज इनको सपोर्ट नहीं भी कर रही थी तो फुल मेजॉरिटी में अकेले आ चुके थे, सरकार बनाने का इनमें कैपेबिलिटी था। तो 2000 सिंपल अगर यहाँ पे आगे आप डेटा लोगे तो आप फिर से बोल सकते हो 2024 में फिर से आप एनडीए बोल सकते हो, ठीक है, अगर करंट आप इस क्वेश्चन को अपडेट करना चाहते हो तो। चलो आगे हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 में। इसमें देखो बोला गया आपका फॉलोइंग 1989 नो सिंगल पार्टी रिसीव्ड मोस्ट वोट्स और सीट्स इन एनी लोकसभा इलेक्शन। अब देखो 1989 में क्या होता है ना, कोई भी सिंगल पार्टी क्या करती है, मोस्ट वोट्स या फिर मोस्ट सीट्स आपकी किसी लोकसभा इलेक्शन में नहीं जीत पाती है, कंडक्ट जो आपकी होती है 1989 से आपकी 2014 के बीच में। एंड लास्ट पॉइंट आपका है दिस ब्राउट इन एन एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, और यहीं से आपको एरा देखने को मिलता है कोलिजन गवर्नमेंट का सेंटर लेवल पर।
विथ रीजनल पार्टीज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल, जिसमें क्या करती है आपकी रीजनल पार्टी तो एक मेजर कोलिजन में काफी क्या करते हैं क्रिटिकल रोल प्ले करती है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है, देखो जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में, इसमें देखो बोला गया आपका डिस्क्राइब द सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। अब देखो 1947 में जैसे कि हमें पता है ब्रिटिश इंडिया क्या होता है आपका पार्टिसिपेट होता है, वह पार्टीशन होता है इसका इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो इसके आपके ना सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या हुए थे पार्टीशंस के, आपको क्या करना है इसके बारे में बताने हैं। तो सोशो इकोनॉमिक क्या इफेक्ट हुए हैं इसके बारे में हमें क्या करने हैं बताने हैं। चलो सबसे पहले देखो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर देयर वेयर लार्ज स्केल किलिंग्स एंड एट्रोसाइड्स, यानी कि ना बॉर्डर के दोनों साइड्स पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, सिंपल हमें पता है ना कि लार्ज स्केल किलिंग्स होते हैं आपके, एट्रोसाइड्स आपको देखने को मिलता है। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किल्ड द पीपल ऑफ अनदर कम्युनिटी, माइनॉरिटीज वेयर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि सिंपल क्या ना धर्म के नाम पर क्या कर रहे थे, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग को मार दे रहे थे। माइनॉरिटीज जो थे आपको उनको फोर्स क्या कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगा, उनको बॉर्डर के दूसरे साइड जाना पड़ेगा। इवन ड्यूरिंग देयर जर्नी, अच्छा जर्नी के दौरान भी आपको देखने को मिलता है, दे वेयर ऑफन अटैक, जब वो जर्नी के टाइम पर होते हैं ना, जर्नी के दौरान भी उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, उनको मारा जाता है एंड लूटपाट भी मचाई जाती है। ऑन बोथ साइड्स thousands of women were raped, abducted and killed, और दोनों साइड में आपको देखने को मिलता है कि हजारों औरतों का रेप किया जाता है आपका ना, एब्डुकेट किया जाता है और उनको मार दिया जाता है। द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर, और इसी माइग्रेशन के कारण हमें देखने को मिलता है कि करीब 80 लाख पीपल क्या करते हैं आपके माइग्रेट करते हैं अक्रॉस न्यू बॉर्डर में, एंड मोर देन 5 लाख पीपल क्या होते हैं पार्टीशन के दौरान उनकी डेथ भी होती है। चलो सेकेंड पॉइंट आपका है, द पीपल हु क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। अब जाहिर सी बात है ना, जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में आ गए, उनका कोई घर नहीं रहा अब वहाँ। 4 lakhs ऑफ पीपल इंडिपेंडेंस मीट लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप्स, और लाखों लोगों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या था कि अब उनकी पूरी जिंदगी कहाँ पर कटेगी, रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर। The Indian leadership and the government of India had to face this immediate and unexpected problem, and जो इंडियन आपकी लीडरशिप है या फिर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसको एक इमीडिएट एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को भी फेस करना था। The refugee problem was so serious that government took many years to solve it, and देखो रिफ्यूजी का प्रॉब्लम ना इतना बड़ा था, इतना सीरियस था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना सालों का समय लग गया। थर्ड देखो पॉइंट है, इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन, तो जब लार्ज स्केल आपका माइग्रेशन होता है मुस्लिम्स का पाकिस्तान से, तो अबाउट 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज मुस्लिम। देखो माइग्रेशन क्योंकि ना पाकिस्तान से मुस्लिम का इतना ज़्यादा हो गया कि इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन में मुस्लिम का 12% था। द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट वाज हाउ टू डील विथ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और ना बिगेस्ट जो प्रॉब्लम था इंडियन गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा कि ना किस तरीके से लोग मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को एंड बाकी जो अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इनके साथ वो किस तरीके से क्या करेंगे, डील करेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम थी। चलो फोर्थ पॉइंट आपका है, पार्टीशन ऑल्सो मीट द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, तो प्रॉपर्टीज का भी डिवीजन हुआ, लायबिलिटीज जो थे उनका डिवीजन होता है, प्लस जो फाइनेंशियल आपके स्टेट्स थे, सॉरी फाइनेंशियल आपके एसेट्स थे उनका भी डिवीजन आपको देखने को मिलता है। द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेलवेज वेयर ऑल्सो डिवाइडेड, और यहाँ तक कि जो रेलवे के आपके एम्प्लॉयज थे है ना, गवर्नमेंट और रेलवेज के एम्प्लॉयज थे इनको भी क्या किया गया था आपका डिवाइड किया जाता है। द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिसरप्ट द
एग्जिस्टिंग ट्रेड नेटवर्क्स, और जो इंडिया पाकिस्तान आपका बनता है, क्रिएट होता है, इससे आपका ट्रेड नेटवर्क पूरी तरीके से क्या होता है आपका डिसरप्ट आपका हो जाता है। चलो लास्ट आपका पॉइंट इसमें 6, ड्यू टू द पार्टीशन बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू ईस्ट बंगाल नाउ बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। एंड सिंपली आपका ना पार्टीशन के कारण ही बंगाल आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ईस्ट बंगाल आपका जो कि करंटली आपका बांग्लादेश है, जो कि पहले आपका पाकिस्तानी था, एंड वेस्ट बंगाल। सिमिलरली पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू द पंजाब प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। सिमिलरली आपका पंजाब भी क्या होता है आपका, तो पंजाब प्रोविंस आपका वेस्ट पाकिस्तान में और इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब में डिवाइड होता है। तो कुछ आपका आंसर है जिसको आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो ना, लिख सकते हो। चलो आगे हम लोग बात करेंगे तो 28 के क्वेश्चन बी में। देखो 28 के जब क्वेश्चन ना बी की बात करेंगे तो क्वेश्चन 28 के देखो बी में बोला गया आपका लैंग्वेज हैज ऑलवेज प्लेड एन इम्परेटिव रोल इन यूनाइटिंग द कंट्री, है ना। लैंग्वेज ने हमेशा क्या किया है आपका, तो एक इंपॉर्टेंट इम्परेटिव रोल क्या किया आपका, प्ले किया है कंट्री को यूनाइट करने में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद ना इंडिया को एज अ नेशन बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं उसके बारे में आपको बताने हैं। चलो पहला हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस, है ना। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आवर लीडर्स फेल्ट दैट कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, है ना। अब देखो हमारे जो लीडर्स हैं उनको लगता है कि अगर ना इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं तो स्टेट्स को कार्व करते हैं लैंग्वेज के बेस पर, तो इससे डिसरप्शन आपको देखने को मिल सकता है या फिर डिसइंटीग्रेशन भी देखने को मिल सकता है। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम, उनको लगता है कि अगर हम लोग स्टेट के बेस पर लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को बनाएंगे ना, तो इससे जो बाकी दूसरे आपके सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं हमारा उन पर ध्यान नहीं जाएगा जो हमारी कंट्री फेस कर रही है। लेकिन देखो होता क्या है आपका, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक्स लाइंस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब लैंग्वेज के बेस पर आपका आंध्र प्रदेश बनता है तो इससे ना अलग अलग कंट्री में क्या होती है, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाने की ना मांग उठने लगती है। अब देखो होता क्या ना, तो पोटी श्रीमल्लू क्या होते हैं हमारे एक लीडर होते हैं जो कि ना मतलब वो हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। उनका बोलना था कि भैया हमको आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बना करके दो लैंग्वेज के बेस पर। हालांकि उनकी बात नहीं मानी जाती और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 56 डेज के ना हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, मतलब मर जाते हैं वो बेचारे। अब नेहरू जी को लगता है, तब अब लोगों को लगता है कि ना नेहरू जी तो बहुत गलत किया इन्होंने, प्रोटेस्ट काफ़ी वो लोग वहाँ पर होने लगता है, जिस कारण से जल्दबाजी में नेहरू जी आंध्र प्रदेश को एक स्टेट बनाते हैं अलग करके लैंग्वेज के बेस पर। तो जैसे लैंग्वेज के बेस पर ना आंध्र प्रदेश को बनाते हैं तो देश के अलग अलग जगह पर लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने की बात उठने लगती है। चलो आगे होता है आपका दिस स्ट्रगल्स फेस्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। एंड इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि 1953 में क्या होता है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपका कमीशन आपका आता है जो कि क्वेश्चनिंग करता है आपका रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट के बाउंड्रीज को फिर से आपका ड्रॉ किया जाएगा। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। ये मानते हैं कि हाँ आप स्टेट को क्या करते हो लैंग्वेज के बेस पर बना सकते हो। हालांकि पहला क्या था आपका कमीशन नहीं था, इसके पहले अगर हम लोग कमीशन की बात करेंगे तो एस्केदर कमीशन एक आता है आपका, इसके अलावा जेवीपी कमीशन आता है। तो दोनों कमीशन क्या करते हैं आपके स्टेट को क्या करते हैं लैंग्वेज के बेस पर बनाने की बात से इनकार करते हैं। लेकिन फिर आपका आता है फजल अली आयोग आपका, मीन्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में फजल अली आयोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली फजल अली इसको क्या करते हैं लीड करते हैं।
तो बोलते हैं कि हाँ आप स्टेट को क्या करते हो, लैंग्वेज के बेस पर बना सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक लैंग्वेज के लोग एक ही स्टेट में रहेंगे, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो मतलब मान लो मराठी बोलने वाले, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में ही रहेंगे। मराठी बोलने वाले आपके गुजरात, पंजाब, हरियाणा कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि आप जब महाराष्ट्र बनाओगे तब लैंग्वेज के बेस पर मराठी लैंग्वेज पर आप उसको बना दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी वाले लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। उन्होंने इस बात को इसमें कमीशन में पूरी तरह से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। Linguistic state and the movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic way। जाहिर सी बात, जब लैंग्वेज के बेस पर आपका स्टेट बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो बहुत सारे स्टेट को चैलेंज क्या करने पड़ते हैं, इसके पीछे फेस करने पड़ते हैं। चलो आगे बोला गया आपका द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। और जब पॉलिटिक्स का आपका पाथ है, जो पावर आपका, अब वो हर लोगों के लिए क्या आपका ओपन है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्रॉइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, इट स्ट्रेथन नेशनल यूनिटी। मतलब इससे नेशनल यूनिटी आपकी क्या होती है, मजबूत होती है। एबव ऑल लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। एंड इस सब के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स आपकी है ना, वो मेनली क्या करती है आपकी, तो एक एक्सेप्टेंस करती है आपकी, तो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी की क्या करती है, बात करती है ना। कि भले देखो हमारा कंट्री एक है, डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस डाइवर्सिटी हम लोग क्या है, उस डाइवर्सिटी के होते हुए भी हम लोग आपस में क्या है, पूरी तरीके से यूनाइट हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 का ए। देखो क्वेश्चन नंबर 29 के ए में बोला जा रहा है आपका, evaluate the effectiveness of the European Union as the most prominent regional organization। यानी कि देखो यूरोपियन यूनियन एज ए मोस्ट क्या है आपका, प्रोमिनेंट रीजनल आपके ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आपको क्या करने हैं, तो इसके बारे में ना आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को एवेलुएट करना है, इसके इफेक्टिवनेस के बारे में बताने हैं। चलो पहला पॉइंट हमारा क्या है, द फैक्ट्स मेंशन्ड बिलो मेक द यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पर कुछ आपको ना फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स मेनली आपको बताएंगे कि क्या है आपका यूरोपियन यूनियन आपका एक हाईली इन्फ्लुएंशियल आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला देखो पॉइंट क्या बोला है आपका, इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन आपका है, इसका अपना खुद का एक फ्लैग है, इसका खुद का अपना एक एंथम होता है, फाउंडिंग डेट भी है, और इसकी अपनी खुद की क्या है, करेंसी भी है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ फ्रीडम ऑफ अ फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग्स विथ अदर नेशन। इसका देखो अपना खुद का एक फ्रीडम आपका है, फॉरेन का और सिक्योरिटी पॉलिसी है, जिसको ये डील करती है बाकी दूसरे नेशन के साथ में, जब ये क्या करती है आपकी डील करती है। आगे आपका है द EU is the world's biggest economy with a GDP of more than 12 trillion in the 2005, slightly larger than that of United States। एंड जब ना यूरोपियन यूनियन की हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड में क्या आपकी सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी आपकी, इसका जीडीपी कितना है आपका, तो 12 ट्रिलियन से भी क्या है इसका जीडीपी ज़्यादा है, जो कि 2005 में देखने को मिलता है, जो कि प्रोबेबली आपका ना यूनाइटेड स्टेट्स से भी काफ़ी ज़्यादा है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एंड जब वर्ल्ड हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड में इसका जो शेयर है वो यूनाइटेड स्टेट्स से 3 times क्या है आपका ज़्यादा है। आगे देखो पॉइंट है, इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजर नेबर्स एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। और ये क्योंकि काफ़ी इकोनॉमिक पावर है तो इसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है इसके आसपास के नेबर्स में एंड एज वेल एज एशिया में भी एंड अफ्रीका में, इसका इन्फ्लुएंस आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इट रोल एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और इसका ना इंटरनेशनल ब्लॉक में एक काफ़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इसका रोल क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में,
चलो आगे देखो पॉइंट आपका है, इट हैज़ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके आपको ना पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलते हैं। टू मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस आर प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो जब ना यूरोपियन यूनियन की हम लोग बात करते हैं तो इसके दो मेंबर ब्रिटेन और फ्रांस, ये क्या है आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, जिनके पास क्या होता है आपका वीटो पावर होता है ना, जिनके पास क्या होता है आपका वीटो पावर होता है। सम ऑफ इट्स मेंबर्स आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा इसके जो बाकी और जो इसके मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, इसके बाकी के मेंबर्स आपके ना नॉन परमानेंट मेंबर आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। इट यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशंस, और इसका जो क्या होता है यूज होता है आपका डिप्लोमेसी का, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का और नेगोशिएशंस का, रेदर देन कोर्सन हैव बीन मोर इफेक्टिव इन डायलॉग विद चाइना इन ह्यूमन राइट एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। चलो आगे देखो 7th पॉइंट बोला गया आपका, इट्स मिलिट्री पावर इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड जब ना मिलिट्री पावर की हम लोग बात करते हैं, इसका मिलिट्री पावर क्या है आपका सेकेंड आपका लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव न्यूक्लियर आर्सेनल्स, एंड ब्रिटेन जो फ्रांस है, ब्रिटेन एंड जो फ्रांस है मेनली कैसी आपके न्यूक्लियर आर्सेनल्स आपके हैं। इट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड वर्ल्ड में आपका सेकंड मोस्ट क्या आपका यूरोपियन यूनियन है ना इंपॉर्टेंट आपकी सोर्स है जब बात आती है आपकी स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। दस एज सुपर नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन द EU is able to intervene in economic, political and social areas of the world। चलो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 का बी। देखो 29 के बी में बोला गया आपका, सपोर्ट विथ आर्गुमेंट दैट साउथ कोरिया इज इमर्जिंग एज अ न्यू अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। अब देखो इसमें बोला गया आपका क्या, तो क्वेश्चन में ना बोला गया आपका कि ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या आपका, तो जब क्वेश्चन नंबर ना 29 में ना हम लोग बी के बारे में क्या करते हैं बात करते हैं। देखो तो 29 के ना बी में जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है ये क्वेश्चन, एक मिनट इसको बाद में देखते हैं। चलो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ए की। देखो 30 के ए में क्वेश्चन क्या बोला गया आपका, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर द यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द चेंज्ड रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बोला गया आपका कि कोल्ड वॉर के ना एंड पे क्या होता है आपका यूनाइटेड नेशन क्या करते हैं आपके वर्क करते हैं इन अकॉर्डेंस विथ चेंज्ड रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 6 आर्गुमेंट्स, है ना। यहाँ पर आपको जो आर्गुमेंट्स देने हैं अपने आंसर में, वो कितने आर्गुमेंट्स देने हैं, तो टोटल आपको यहाँ पर 6 आर्गुमेंट्स क्या करने हैं बताने हैं। देखो पहला क्या बोला गया आपका, बिटवीन द 1960s एंड 1980s, है ना। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, एक मिनट रुकेंगे। देखो आंसर यहाँ पे ना थोड़े से ना स्लाइड ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। ये जो आप यहाँ पर ना आंसर देख रहे हो ना, ये आंसर किसका है आपका, तो यहाँ पर आप ना जो आंसर देख रहे हो ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन 29 के बी का यहाँ पर क्या है आपका ना आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 के ना बी का यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे साउथ कोरिया के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसी के आंसर को क्या करते हैं चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसके जब हम लोग ना आंसर चेक करने की बात करेंगे, देखो क्या बोला गया आपका, तो इसके देखो आंसर में बोला गया आपका, तो आंसर होगा आपका देखो बिटवीन 1960s एंड 1980s इट रैपिडली डेवलप्ड इनटू एन इकोनॉमिक पावर विच इज टर्म्ड एज मिरेकल ऑफ द हैन रिवर। यानी कि देखो 1960 से लेकर के 1980s के बीच में क्या होता है, ये रैपिडली क्या होती है आपकी ना डेवलप करती है ना। ये क्या होते हैं आपके, तो ये रैपिडली क्या होते हैं आपके डेवलप करते हैं
एक इकोनॉमिक पावर में, जिसको टर्म क्या किया गया आपका, मिरेकल ऑफ द हान रिवर। आगे हमारा है सिग्नलिंग इट्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट, साउथ कोरिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द OECD in 1996। एंड मेनली ना और हर जगह यहाँ पर डेवलपमेंट होती, जिस कारण से 1996 में साउथ कोरिया आपका एक OECD का मेंबर बनता है। इन 2017 इट्स इकोनॉमी इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज द 10th लार्जेस्ट। एंड 2017 के बारे में जब बात हम लोग करते हैं तो इसका इकोनॉमी क्या होता है आपका, वर्ल्ड में 11th लार्जेस्ट इसकी क्या होती है, इकोनॉमी होती है। एंड इसकी जो मिलिट्री होती है आपकी, तो आपकी ना 10th लार्जेस्ट होती है वर्ल्ड के अंदर में। फोर्थ पॉइंट आपका है ना, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 द ह्यूमन HDI रैंक ऑफ साउथ कोरिया इज 18। द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड क्या था आपका, तो पहला था आपका सक्सेसफुल रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट्स, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो आगे बात करेंगे। अदर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन स्ट्रॉन्ग क्या होता है इसका, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉलिसीज में, है ना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके साउथ कोरिया के लिए। चलो आगे देखो हम लोग बात करेंगे। चलो तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे आगे कुछ और पॉइंट्स में। अगर चलो आगे जब ना कुछ और पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखो एक और पॉइंट आपका मेंशन हो जाएगा, ठीक है ना, साउथ कोरिया का ही आपका। एंड इसे आप देखते हो ना, साउथ कोरिया ब्रांड आपका, जैसे सैमसंग है, LG आपका है, Hyundai आपका, ये काफ़ी क्या होते हैं इंडिया के अंदर फेमस है। क्योंकि देखो इंडिया साउथ कोरिया के बीच में आपके ना बहुत सारे क्या होते हैं एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था क्या था आपका, देखो इसमें बोला गया था ना, जब क्वेश्चन आफ्टर द एंड ऑफ सिविल वॉर, यानी कि देखो जब सिविल वॉर का एंड होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स आपके जो है ना वो मेनली क्या करते हैं, आपके जो वर्ल्ड में जो रियलिटीज आपकी चेंज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स काम करता है। तो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो देखो जैसा कि आपको पता है ना कि क्या होता है आपका वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद हमें देखने को मिलता है कि आपका क्या चलता है, कोल्ड वॉर चलता है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद आपको कोल्ड वॉर देखने को मिलता है, जो कि कब से कब तक चलता है आपका 1945 से लेकर के आपका 1991 तक। और ये किसके किसके बीच में चलता है आपका, तो USA के बीच में चलता है वर्सेस USSR। फाइनली जिसमें USA की क्या होती है, विक्ट्री होती है ना। USSR क्या होता है यहाँ पर हार जाता है और 15 कंट्रीज में क्या होता है आपका ये ब्रेक होता है ना। 15 कंट्रीज में क्या करता है आपका ये फाइनली आपका जो USSR है वो ब्रेक हो जाता है। अब जब कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सोवियत यूनियन क्या करता है आपका, कोलैप्स करता है, US आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनेगा। चाइना यहाँ पर क्या होता है आपका फास्ट इमर्जिंग ग्रेट पावर होता है, जिसमें मेनली इंडिया भी क्या करते हैं काफ़ी रैपिडली तरीके से इस टाइम पर ग्रो कर रही होती है। एशिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो एशिया का जो इकोनॉमी होता है आपका ना वो अनप्रेडिक्टेबल रेट पर क्या कर रहा होता है, इस टाइम पर ग्रो करता है। मैनी न्यू कंट्रीज क्या करती हैं आपकी UN को ज्वाइन करती हैं। एंड इसके अलावा अगर आप एक बात करते हो तो एक होल सेट ऑफ क्या देखने को मिलता है आपको, तो एक होल सेट ऑफ न्यू चैलेंज आपको क्या देखने को मिलता है, देखने को यहाँ पर आपको मिलते हैं ना। एक होल सेट ऑफ क्या होते हैं आपको न्यू चैलेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक होल सेट ऑफ क्या होता है आपको न्यू चैलेंज देखने को मिलते हैं जो कि वर्ल्ड में कन्फ्रंट करते हैं आपके जेनोसाइड को, सिविल वॉर को, है ना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ना एथिक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को, आपके क्लाइमेट चेंज को एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, इसके अलावा आपके एपिडेमिक्स को भी। इसके अलावा देखो और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं इसमें आपका मेंशन है, इन अकॉर्डेंस टू दिस चेंजेस UN हैज कंसिडर्ड रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड
प्रोसेस स्पेशली ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। एंड इन चेंजेस के अकॉर्डिंग में जब हम लोग बात करते हैं, यूएन क्या करता है आपका, कुछ रिफॉर्म्स को कंसिडर करता है ताकि स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस स्पेशली आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल का है उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन, मतलब यूएन के 60 ईयर्स के फॉर्मेशन के बाद इट वाज डिसाइडेड टू टेक स्टेप्स टू मेक यूएन मोर रिलेवेंट। तो फैसला लिया गया कि हम लोग यूएस को क्या करेंगे, ज़्यादा और रिलेवेंट बनाएंगे कुछ जो चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट आपके हैं। तो इस चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में देखो पहला क्या बोला गया है, तो क्रिएशन ऑफ अ पीसफुल बिल्डिंग कमीशन। तो पहला बोला गया आपका एक पीसफुल बिल्डिंग कमीशन को क्या किया गया, आपका क्रिएट किया गया है ना, जिसमें हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। यानी कि इंटरनेशनल एक कम्युनिटी बनाएंगे, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि किसी केस में अगर नेशनल गवर्नमेंट फेलियर हो जाती है तो वहाँ के सिटीजन्स को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा एट्रोसिटीज से। एंड इसी के साथ में क्या होता है आपका एक ह्यूमन राइट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है, जो कि ऑपरेशनल होती है आपकी 19 जून 2006 के बाद से। इसके अलावा देखो और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आपका है एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना। एक मेनली क्या किया गया, आपका एग्रीमेंट्स किया गया है ताकि हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके, है ना। आगे हमारा है कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा आपका क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड। आगे आपका एन एग्रीमेंट टू विंड अप द ट्रस्टशिप काउंसिल। एंड लास्ट है इन रिसेंट ईयर्स यूएन ऑल्सो वर्क्स ऑन SDGs। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बी की। अब देखो जब क्वेश्चन 30 के बी में आप जब बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर जो 30 का आपका बी है ये आपके इस सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला गया आपका द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू ह्यूमन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। देखो यूनाइटेड नेशन को जो क्रिएट किया गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि एक ह्यूमैनिटी को एक मतलब हेवन में लेके चले जाएंगे, ये इसलिए लाया गया आपका क्रिएट किया गया ताकि उनको ना हेल में जाने से सेव किया जा सके। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है, द यूएन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी, है ना। यूएन क्या है, तो जब यूएन के बारे में हम बात करते हैं तो यूएन हमारी क्या है, एक इम्परफेक्ट बॉडी है ना। यूएन कैसी बॉडी है, तो यूएन आपकी एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बट विथआउट इट द वर्ल्ड वुड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट द आंसर टू एवरीथिंग बट दे आर इम्पोर्टेंट। देखो अब विथआउट इसके वर्ल्ड क्या हो सकती है आपकी, वर्ल्ड वुड मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बिना रहेगी, एंड आंसरेबल आपकी नहीं होगी हर एक चीज़ को लेकर के, बट दे आर इम्पोर्टेंट, लेकिन वो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी। आगे आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प विथ मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। अब देखो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये मेनली क्या करती है, तो जो भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये आपकी हेल्प करती है किस चीज़ में, तो ये आपकी हेल्प करती है वॉर एंड पीस के मैटर में। दे ऑल्सो हेल्प कंट्रीज कॉपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशन फॉर अस ऑल। एंड इसके अलावा हमारे लिए एक बेटर लिविंग कंडीशन को भी क्या करती है, मेक करती है। तीसरा पॉइंट आपका है कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विथ ईच अदर। अब देखो कंट्रीज के में क्या है, तो हर एक कंट्री का ना किसी दूसरे कंट्री से क्या चल रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, उनके ना कुछ किसी दूसरे कंट्री से डिफरेंसेस भी होते हैं। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दे मस्ट गो टू वॉर टू डील विद देयर एंड एंटी ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका ये नहीं कि मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट है कुछ डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो दोनों आपस में क्या कर जाए, वॉर में चले जाएं। दे कैन इंस्टेड डिस्कस कॉन्टिन्यूअस इशूज, मतलब वो डिस्कस कर सकते हैं जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर, है ना, एंड फाइंड पीसफुल सॉल्यूशन,
और एक ना ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो कि रास्ता कैसा हो आपका, एक पीसफुल रास्ता हो जिसमें क्या किसी को दिक्कत वहाँ पर नहीं हो, एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता ताकि हम आपस में वॉर न कर सकें। द रोल ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इनका रोल क्या होता है आपका यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर। लेकिन जब आप बात करते हो ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, कोई सुपर स्टेट आपके नहीं है जिसके पास इसके जो मेंबर्स होंगे उनके ऊपर इसकी अथॉरिटी चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वंस क्रिएटेड, जब देखो इसको क्रिएट किया गया, इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट्स रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली। मतलब इसको जब क्रिएट किया गया ना तो इसका मतलब मेनली काम क्या होता है कि इनके जो मेंबर्स हैं तो अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो पीसफुली तरीके से क्या कर सके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। चलो फिफ्थ पॉइंट बोला गया आपका, देयर आर इशूज दैट आर सो चैलेंजिंग दैट दे कैन ओनली बी डील्ड विथ व्हेन एवरी वन वर्क्स टुगेदर। अब देखो इसके अलावा कुछ ऐसे भी इशूज होते हैं जिन इशूज को सॉल्व तभी किया जा सकता है जब क्या आपको देखने को मिलते हैं तो इनके जितने भी मेंबर्स हैं जब वो आपस में क्या होंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ इकट्ठे आएंगे, तभी उनको डिस्कस किया जाए, मतलब उनको सॉल्व किया जा सके। इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, डिजीज का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या था आपका, कोविड-19 था, कि अकेले किसी से होने वाला बात नहीं है, इसके ऊपर जब सभी लोग एक साथ आएंगे तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लोगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू आपका है, वो आपका है ना ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग के भी जो इशू है ना, इसको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब सारे लोग, सारे कंट्री के आएंगे, एक साथ आ पाएगी, है ना। कोई आएगी कोई नहीं आएगी तो दिक्कत होगी भाई उससे। चलो, सम डिजीज कैन ओनली बी इरेडिकेटेड इफ एवरीवन इन द वर्ल्ड कोऑपरेट्स, है ना। कुछ बीमारियां ऐसी होती है वो इरेडिकेट तभी, मतलब वो ख़त्म तभी हो पाएंगी जब पूरे वर्ल्ड में हर एक कोई क्या करेगा, आपका कोऑपरेट करेगा, वैक्सीनेटिंग करेगा आपका अपने पॉपुलेशन को। जैसे कोविड में हमने किया था ना, वैक्सीन लगवाया था कोविड का। और टेक ग्लोबल वार्मिंग, जैसे एग्जांपल लो ग्लोबल वार्मिंग का और उसके इफेक्ट का। तो जो देखो इंटरनेशनल आपके ना ऑर्गेनाइजेशन है, कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कॉर्पोरेट। मतलब सिंपल है ना, वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वो हेल्प करेगी कुछ इन्फॉर्मेशन को क्या करने में, प्रोड्यूस करने में, है ना। कुछ आइडियाज़ के बारे में हमें बताएंगे ताकि हम लोग उन किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, इससे किस तरीके से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देखो लास्ट पॉइंट बोला गया आपका, इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म, है ना। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म रूल्स एंड अ ब्यूरोक्रेसी। यानी कि जब ना आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो ये मेनली क्या करती है आपकी, तो मेनली आपकी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, कुछ रूल्स आपको प्रोवाइड करती है, एंड एक ब्यूरोक्रेसी आपको प्रोवाइड करती है टू हेल्प मेंबर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस दैट कॉस्ट विल बी शेयर्ड प्रॉपरली, ताकि अपने मेंबर्स को हेल्प कर सके, ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस में आ सकें, एंड जो कॉस्ट होगा उसको प्रॉपरली क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। दैट द बेनिफिट्स विल बी फेयरली डिवाइडेड, और इसका जो बेनिफिट होगा वो फेयरली सभी में सभी को क्या किया जाएगा, फेयरली तरीके से इसका बेनिफिट्स सभी को डिवाइड किया जाएगा। तो एक हमारा था क्वेश्चन का आंसर। चलो, तो फाइनली जब हम लोग बात करते हैं सैम्पल पेपर के डिस्कशन की, तो जो हमारा क्लास 12th का सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, इसको हमने बहुत ही अच्छे से क्या किया, इन डिटेल में समझा है, ठीक है। तो आप चलो, इस हमारा जो सैम्पल पेपर का डिस्कशन आपका है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का, वहीं पर हमारा क्या हो चुका है, आज के इस क्लास में फाइनली खत्म हो चुका है। क्लियर? तो आज के इस क्लास यहीं पर हम लोग अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।